नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दुबे जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, राज्य की अवधारणा और शासन के अंग। उसी क्रम में हमने शासन के अंगों में देखा था विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो न्यायपालिका को और अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से समझने के लिए आज हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था है उस कानून में किन किन तरह के किस प्रकार के कानूनों को शामिल किया गया है। और उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कानूनों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, कानून क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो देखिए, कानून उसे कहते हैं जो लोगों के द्वारा एक निश्चित शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो विधि बनाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। तो कानूनों के अगर प्रकार की बात करते हैं, कानून कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला जो कानून होता है हमारा वो होता है सकारात्मक विधि। ठीक है, इसके बाद में अगला है प्राकृतिक विधि, फिर है लोक विधि, और एक होती है आपकी ईश्वरीय विधि। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारी क्या आती है कि कानून किसे कहते हैं। तो कानून किसे कहेंगे कि किसी भी राज्य व्यवस्था में शासन को संचालित करने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। और कानून कितने प्रकार का हो सकता है, तो मोटे तौर पर हम कानून को 4 प्रकार से बांट करके देखेंगे। कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा सकारात्मक कानून यानी कि पॉजिटिव लॉ। ठीक है, दूसरा हो गया नेचुरल लॉ, उसके बाद में लोक विधि। तो जो लोक विधि होती है दोस्तों, लोक विधि का मतलब होता है कॉमन लॉ। ठीक है, और एक हो गई हमारी ईश्वरीय विधि अर्थात डिवाइन लॉ। तो मोटे तौर पर इन 4 कानूनों को जानेंगे और इनको जानने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में इनमें से किन किन विधियों को, कानून के किन किन प्रकारों को भारत की न्याय की व्यवस्था में शामिल किया गया है और उसके आधार पर हमारी न्यायिक व्यवस्था चलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक एक करके इन कानूनों के बारे में कि जो सकारात्मक कानून है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, यही है कि पॉजिटिव लॉ क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट सकारात्मक कानून का है। सकारात्मक कानून किसे कहते हैं, पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव लॉ को समझने के लिए एक बात याद रखना कि ऐसा कानून जो व्यक्तियों के समूह के द्वारा निर्मित किया जाए वो कैसा कानून कहलाता है, सकारात्मक कानून कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसा कानून जो व्यक्तियों के समूह द्वारा क्या किया जाए, निर्मित किया जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव लॉ कहलाएगा, सकारात्मक कानून कहलाएगा। तो व्यक्तियों के समूह की यहाँ बात हो रही है, तो हम बहुत आसान तरीके से इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का समूह होता है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहाँ क्या किया जाता है, अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। और यही प्रतिनिधि क्या होते हैं, विधायिका में जाते हैं। और विधायिका में जाते हैं तो ये सब अपने अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ की जनता इनको चुन करके कहाँ भेजती है, विधायिका में भेजती है। जो विधायिका भी होती है हमारी, वो भी क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो संघीय विधायिका, ठीक है, और एक प्रांतीय विधायिका। तो संघीय विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, और प्रांतीय विधायिका को विधानसभा कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए कई राज्यों में क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है तो वहाँ पर विधानसभा के साथ साथ में क्या आ जाती है, विधान परिषद भी आ जाती है। इसलिए ये दोनों अंग मिलकर के क्या करते हैं, प्रांतीय विधायिका का निर्माण करते हैं। लेकिन जब कई राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वो क्या हैं, एक सदन वाले राज्य हैं और वहाँ पर विधायिका के तौर पर मात्र कौन सा सदन होता है, विधानसभा ही होती है। लेकिन संघीय विधायिका में कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और सदन पूछे जाए तो कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझना कि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को, ये जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके कहाँ आते हैं, इनमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अगर लोकसभा में चुन करके आ रहे हैं तो क्या होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आ रहे हैं, और राज्यसभा में अगर चुन करके आ रहे हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आ रहे हैं। जबकि विधानसभा में इनका चुनाव किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि राज्य के स्तर पर जो विधानसभा है, संघ के स्तर पर क्या है, लोकसभा है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। तो जनता क्या करती है कि अपने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके यहाँ भेजती है, तो विधायिका में इन प्रतिनिधियों का क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो यहाँ व्यक्तियों का एक समूह मिलकर के क्या करेगा, कानूनों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार के जो लॉ कहलाते हैं, जो विधियाँ कहलाती हैं, वो कैसी विधि होती हैं, सकारात्मक विधि होती हैं, सकारात्मक कानून होते हैं। आप यहाँ इस बात को समझ गए होंगे कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा निर्मित कानून क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव लॉ कहलाते हैं, सकारात्मक विधि कहलाती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी में ये सारा सिस्टम चलता है कि प्रतिनिधि चुन करके विधायिका में गए और विधायिका में वो सभी आपसी सहमति से क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। और ऐसे आपसी सहमति से बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं, सकारात्मक विधि कहलाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस तरीके के जो कानून व्यवस्था है ये कैसे देशों में चलती है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हो सकता है किसी देश का तो वो है ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन में क्या है, स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी रही है। 1667-68 ईस्वी के बाद में यहाँ पर लोकतंत्र का विकास हो गया था। तो ब्रिटेन में क्या किया जाता है कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा, तो यहाँ पर भी जैसे अगर भारत की विधायिका की बात करते हैं तो इनकी भी एक विधायिका है, और उस विधायिका में क्या होता है, इनके भी अलग अलग सदन हैं। जैसे अपने यहाँ क्या हो गया, अपने यहाँ तो एक स्तरीय विधायिका है, 2 स्तरीय विधायिका है। लेकिन ब्रिटेन क्या है, एकात्मक देश है, यूनिटरी देश है। और एकात्मक देशों में एक स्तरीय विधायिका ही होती है, केवल केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर ही सरकार का गठन किया जाता है, ना कि राज्यों के लेवल पर। ठीक है, यहाँ राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ना कि राज्यों में कोई चुनाव होते हैं। तो देखो यहाँ की जो विधायिका है, इस विधायिका में 2 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो था आपका हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो किसकी तरह है, भारत की लोकसभा की तरह, या ये कह सकते हैं कि जो भारत की लोकसभा है वो किसकी तरह कार्य करती है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह। क्यों, क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था थी वो कहाँ चलती थी, सबसे पहले ब्रिटेन में चलती थी संसदीय प्रणाली। और हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से स्वीकार की है अपने संविधान में, ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार की है। एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लेना कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। अर्थात यहाँ जो कानून है, संसद की जो शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, विधायिका की जो शक्तियाँ हैं, वो किसी दस्तावेज पर लिखी नहीं गई हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान कहा जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन भारत और अमेरिका के अगर संविधान की बात की जाए तो भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए जिस देश का संविधान अलिखित होता है वहाँ पर क्या होता है कि संसद क्या करती है, जो कानून बनाती है वही क्या हो जाते हैं, सर्वोच्च हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून एकात्मक देशों में या जहाँ अलिखित संविधान अपनाया जाता है वहाँ वो कानून कैसे हो जाते हैं, सर्वोच्च हो जाते हैं। अर्थात उनको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो कैसी है,
कम शक्तिशाली है, यानी कि यहाँ की संसद क्या है, न्यायपालिका के संदर्भ में अधिक शक्तिशाली है, जबकि यहाँ की जो न्यायपालिका है वो क्या है, कम शक्तिशाली है। तो संसद की शक्ति अपने आप बढ़ जाएंगी। क्यों है कम शक्तिशाली? क्योंकि यहाँ अलिखित संविधान है और संसद क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, और संसद ने एक बार जो कानून पारित कर दिया वो क्या माना जाता है, यहाँ सर्वोच्च माना जाता है। तो भारत में और अमेरिका में जो व्यवस्था ली गई है विधायिका की, यानी कि सकारात्मक कानून की, वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। इसीलिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन हो जाएगा। और एकात्मक देशों में सकारात्मक विधि को क्या माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पहला पॉइंट सकारात्मक विधि का, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, जो कानून आता है, वो कौन सा है, प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ क्या होता है। चलिए अब इसको देखते हैं कि जो प्राकृतिक लॉ है, नेचुरल लॉ है, ये क्या है। प्राकृतिक विधि अर्थात नेचुरल लॉ। ठीक है, तो देखिए यहां इसको एक बार समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से कि जो नेचुरल लॉ है वो क्या है, कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि ऐसा कानून जो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही निर्मित किए गए हों, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक लॉ कहलाते हैं, नेचुरल लॉ कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो यानी कि प्राकृतिक विधि हैं, नेचुरल लॉ हैं, ये किस तरीके के देशों में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए प्राकृतिक विधि का प्रयोग हमेशा ऐसे देशों में किया जाएगा जहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, वहां पर प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखिए यहाँ एक तरफ जो संसद है, जो विधायिका है, वो क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो न्यायपालिका है वो इस आधार पर कानूनों का जुडिशियल रिव्यू करती है कि वो कानून प्रकृति के द्वारा दिए गए कानूनों के खिलाफ ना हो। दूसरा पॉइंट, वो कानून नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ ना हो। और तीसरा पॉइंट है कि ऐसे कानून नैतिक कार्यों के खिलाफ ना हो। तो उस आधार पर ऐसे देशों में जो न्यायपालिका होती है क्या करती है, उन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है। न्यायिक समीक्षा करेगी और न्यायिक समीक्षा करने के बाद में अगर उसको ऐसा लगता है कि जो कानून विधायिका के द्वारा निर्मित किया गया है वो क्या है, मूल अधिकारों के खिलाफ है, या नैतिक कार्यों के विरुद्ध है, या देश के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, संविधान के सम्मत नहीं है, संविधान के असंगत है, तो वो क्या करती है, इस आधार पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। तो एक तरफ तो विधायिका को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, दूसरी तरफ न्यायपालिका को उसी कानून को अवैध घोषित करने की या जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति दी गई है। तो जहां पर इस तरीके की विधि व्यवस्था को अपनाया जाता है वो विधि व्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक विधि कहलाती है, नेचुरल लॉ कहलाती है। दूसरी बात समझ में आ गई कि नेचुरल लॉ क्या होते हैं, जल्दी दीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा इसके बाद में वो क्या है, लोक विधि है। तो एक बार इसको भी रिटन में समझ लेते हैं। देखिए प्राकृतिक विधि यानी कि प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार। अब आप खुद एक बार सोचिए आराम से कि प्रकृति ने हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रकृति द्वारा निर्मित कानून क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। तो ऐसे कानूनों का जो प्रयोग किया जाएगा, दोस्तों पहली बात यहाँ ये समझना कि इस प्रकार के कानूनों का प्रयोग किन देशों में होता है, ऐसे देशों में होता है जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होगी। दूसरा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता तभी हो पाएगी, संविधान सर्वोच्च तभी हो पाएगा जब वो न्याय, वहाँ का संविधान सर्वोच्च होगा। क्यों, अभी इसको एक पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए
न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब क्या है कि न्यायपालिका को ऐसे देशों में वो अधिकार मिलने चाहिए जो विधायिका के कानूनों को अंकुश लगा सकें, उनको रोक सकें। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इंग्लैंड की जो संसद है वो क्या करती है कि इस तरीके के कानून बना देती है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है वो उनको अवैध घोषित नहीं ठहरा सकती। क्यों नहीं ठहरा सकती? क्योंकि वहाँ का जो संविधान है क्या है, अलिखित संविधान है, और अलिखित होने की वजह से वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप संसद की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इंग्लैंड की संसद ये चाहे कि न्यायपालिका को समाप्त करना है तो वो कर सकती है आराम से। कैसे? क्योंकि वहाँ की संसद एक एक्ट पारित कर दे और ये कह दे कि भाई साहब आज से आपका कोई काम नहीं है, आपको समाप्त किया जाता है, तो वहाँ की न्यायपालिका क्या हो जाएगी, अपने आप खारिज हो जाएगी। देखिए, भारत और अमेरिका दो एक ऐसे देश हैं जहाँ पर लिखित संविधान को अपनाया गया है, और लिखित संविधान होने के साथ साथ देखिए, जहाँ लिखित संविधान होता है, शक्तियों का बराबर विभाजन होता है जिन देशों में, वहाँ कभी हमेशा क्या सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। और संविधान सर्वोच्च है तो लोगों के मूल अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए संविधान के संरक्षक के रूप में दूसरी जगह वहाँ क्या होता है, दूसरा जो संस्था है न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि का प्रयोग किस ऐसे देशों में किया जाएगा जहाँ पर संविधान कैसा होगा, लिखित होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि ऐसे देश जहां लिखित संविधान होता है, तो भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। अब देखिए, यहाँ एक चीज और समझनी है हमें। हमने यहाँ भारत और अमेरिका का उदाहरण लिया है, तो अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। दूसरा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कई बार आसान से सवाल पूछ लेते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गई। अब यदि कोई कानून, अब देखिए यहां कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधायिका को है। यदि कोई कानून किसके खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, संविधान के साथ में दूसरी चीज, हम यहां कौन से कानून की बात कर रहे हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए कानून, तो प्रकृति के द्वारा दिए गए कानूनों का विरोध करता हो, प्रकृति प्रदत्त कानूनों के विरुद्ध हो। दूसरा, मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो। तीसरा, नैतिक कर्तव्यों के विरुद्ध हो। तो देखिए, कानून बनाया किसने, विधायिका ने। प्राकृतिक लॉ को समझना कि ऐसा नहीं है कि कानून बना के और छोड़ दिया गया। अगर कानून बनाया है और ये कानून इन तीनों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो अमेरिका और भारत जैसे देशों में क्या होता है, न्यायपालिका या जो सर्वोच्च स्तर पर जो न्याय की संस्था होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भारत और अमेरिका में क्या चलता है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, फिर इस कानून का जुडिशियल रिव्यू करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा करना, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, देखता है कि जो कानून संसद के द्वारा पारित किया गया है, ये कानून किस हद तक मूल अधिकारों के असंगत है कि नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझना कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। देखिए, ये कोई कानून है, ये संसद ने पारित कर दिया, विधायिका ने पारित कर दिया। अब ये कहाँ जाएगा, न्यायपालिका के पास गया। न्यायपालिका के पास, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस पूरे कानून की स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद अगर उसको लगता है कि इस कानून का कोई हिस्सा, मान लो ये 10% हिस्सा किसी कानून का क्या है, मूल अधिकारों के उल्लंघन कर रहा है, या नैतिक कर्तव्यों के विरुद्ध है, या प्रकृति के द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध है, तो ये इस कानून को या तो 10% कानून को क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, कहेगा, फिर विधायिका के पास जाएगा,
कहेगा भाई साहब आप क्या कीजिए 90% कानून को लागू कर दीजिए, इस 10% भाग को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यह भाग क्या है, मूल अधिकारों के असंगत है, संविधान के असंगत है। तो ये क्या कहलाती है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। ठीक है, अगर संसद फिर भी नहीं मानती है तब भारत और अमेरिका की जो न्यायपालिका है उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इस न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर दिया है। किसमें शामिल कर दिया है, मूल ढांचे में शामिल कर दिया। और मूल ढांचे में शामिल करने के बाद यह है कि अगर संसद चाहे तो कोई भी एक्ट पारित करके, कोई भी अधिनियम या विधेयक ला करके इसे परिवर्तित नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायपालिका से बार बार संसद की ये टकराट होती रहती है कि हमें ये बताया जाए कि मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहता है कि भाई साहब हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि समय के साथ में क्या है, जैसे आज मान लीजिए हमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, आज हम उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाए जो बाद में हमें पछताना पड़े। अगर आपको हम एक लिस्ट बना के देते हैं और उसको फिक्स कर दें कि बस ये चीज़ें क्या होंगी, मूल ढांचे में शामिल होंगी, तो संसद क्या करती है, बीच का रास्ता निकालती है। फिर वो क्या करेगी कि फिर से ऐसा कोई कानून बना देगी जो मूल ढांचे के भाग में नहीं है, लेकिन दूसरा हो सकता है कि दूसरा कोई ऐसा पक्ष आ जाए, दूसरा कोई ऐसा तथ्य आ जाए जिसके ऊपर कानून बनाए और वो मूल ढांचे में शामिल ना हो, लेकिन वो कानून क्या हो, इन तीनों के विरुद्ध हो, तब उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कैसे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया कि समय समय पर मूल ढांचे में चीज़ें शामिल होती रहेंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि संसद के हाथ में ऐसा लड्डू दे दिया गया कि जिसे ना तो वो खा सकती है और ना ही फेंक सकती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इससे कहा कि भाई साहब, अब फिर संसद ने उससे पूछा कि भाई साहब ये बताइए हमें हाथ जोड़ करके, क्या हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल, आप पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में चेंजेज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। आप पूरे संविधान में कुछ भी कीजिए, बस मूल ढांचे में परिवर्तन मत कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत चालाक है इस मामले में। क्यों? क्योंकि अगर संसद ने कोई कानून पारित किया, विधायिका ने कोई कानून पारित किया, तो उसे अगर उसने मूल ढांचे में शामिल कर दिया तो वो लागू नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो इसने क्या किया कि न्यायिक समीक्षा की अपनी जो पावर थी इसको किस में डाल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, मूल ढांचे में डाल दिया। मूल ढांचे में शामिल होने के बाद यह है कि अगर विधायिका भी चाहे तो इसकी शक्ति को नहीं छीन सकती। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ की विधायिका अगर चाह ले कि सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करना है तो वो कर सकती है। तो एकात्मक देशों में क्या होती है, संसद की सर्वोच्चता होती है, लेकिन संघात्मक जो देश होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यूनियन देश जो होते हैं वहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो संविधान सम्मत यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्य किए जाते हैं। तो जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है ये किसके अंतर्गत आती है, प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आती है। इसको एक एग्जाम्पल के तहत और समझते हैं। देखिए, प्रकृति के द्वारा जो व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। जैसे सोने का अधिकार, क्या है, सोने का अधिकार। दूसरा है हमारा एकांत का अधिकार। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो शादी करने का अधिकार है क्या ये प्राकृतिक अधिकार है। तो भैया शादी करने का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वो चाहे तो शादी करे और ना चाहे तो ना करे। मोदी जी को ले लीजिए, ठीक है। अगला यहाँ कह सकते हैं भोजन का अधिकार। तो देखिए इनके सहारे से समझेंगे इसको, भोजन का अधिकार। देखो, अगर विधायिका ने कानून पारित किया कि देश में आज के बाद कोई भी व्यक्ति सोएगा नहीं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सोएगा नहीं ऐसा कानून पारित कर दिया और ये कह दे कि अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ पाया गया तो उसको 6 माह की सजा होगी, तो ये क्या ये कानून उचित है? नहीं है उचित। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसका उल्लंघन कर रहा है, प्रकृति के द्वारा दिए गए कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिका है वो इस प्रकार के कानून को न्यायिक समीक्षा करके अवैध घोषित कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है एकांत का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार भी हो सकता है,
व्यवसाय करने का अधिकार हो सकता है, कहीं पर निवास करने का अधिकार हो सकता है। तो इस तरीके के जो अधिकार हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ कौन है हमारी रक्षा करने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गई, हमारी पूरी प्राकृतिक विधि हो गई, नेचुरल लॉ हो गया। अब इसके बाद में जो अगली विधि आती है वो हमारी कौन सी आती है? लोक विधि आती है, डिवाइन लॉ आती है। और डिवाइन लॉ को समझने के लिए विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आज अगर हम इन कानूनों को अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमें अपनी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको समझने में बहुत हद तक हमें हेल्प मिलेगी कि भारत की न्यायिक व्यवस्था किस आधार पर काम करती है और उसी आधार पर न्यायपालिका में और विधायिका में क्या संबंध है। यानी कि हमारे जो 3 अंग हैं शासन के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में आपस में क्या समन्वय है, किस तरीके से मिलजुल करके ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लोक विधि अर्थात कॉमन लॉ। ठीक है, तो देखिए कॉमन लॉ क्या होते हैं? लोक विधि अर्थात जगत में, समाज में लंबे समय से चली आ रही परंपराएं जब कानून का रूप ले लेती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? लोक विधि बन जाती हैं, डिवाइन लॉ बन जाती हैं। इसको समझ रहे होंगे, इसके नाम से ही स्पष्ट है। लोक विधियां, जैसे समाज में मान लो प्राचीन काल से कोई परंपरा चली आ रही है और प्राचीन काल से कोई परंपरा चली आ रही है, लेकिन वो परंपरा क्या है? सकारात्मक रूप लिए हुए है, उससे किसी को कोई हानि नहीं हो रही, या कह सकते हैं कि उससे किसी के अधिकार नहीं छिन रहे हैं। तो इस तरीके की विधियां भी क्या होती हैं? कई देशों में लागू रहती हैं। तो अगर लोक विधि की डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराएं जब कानून का रूप ले लेती हैं, जब कानून का रूप ले लेती हैं तो उन्हें लोक विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक विधि कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब हमें ये चर्चा करनी है कि भाई साहब इन लोक विधियों का, कॉमन लॉज का जो प्रयोग किया जाता है ये किस प्रकार के देशों में किया जाता है। तो एक बात यहां याद रखना कि लोक विधियों का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर संविधान मौन होता है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है अगला पॉइंट इसमें कि इनका प्रयोग कहां किया जाएगा? जहां संविधान क्या होगा? मौन होगा। यानी कि किसी विषय पर संविधान में कोई कानून नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं बताई गई है, तो ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर, ठीक है, क्या किया जाता है? लोक विधियों का सहारा लिया जाता है। तो जहां पर संविधान क्या होता है? मौन होता है, वहां किसका सहारा लिया जाएगा? लोक विधि का सहारा लिया जाएगा, कॉमन लॉज का सहारा लिया जाएगा। तो कॉमन लॉज जो होते हैं ये किस प्रकार के देशों में चलते हैं? तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है कि ऐसे देश जो अपनी परंपराओं के अनुसार चलते हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिशन के अनुसार चलते हैं, उन देशों में क्या होता है? इस प्रकार की विधियों को मान्यता दी जाती है। यानी कि परंपरावादी देशों में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमन लॉज का प्रयोग किया जाता है। तो परंपरावादी देश का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है अपने पास? ब्रिटेन है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स सभा बोलते हैं इसको। तो यहां हाउस ऑफ लॉर्ड की आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटेन कैसा देश है? एकात्मक देश है, और एकात्मक देशों में एक सदनी व्यवस्था काफ़ी है, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है वहाँ पर। फिर भी इसने क्या किया कि अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए क्या कर दिया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थापना कर दी। और यहाँ अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान होने के कारण क्या है?
यहाँ पर जो प्राचीन काल से, पुरातन काल से जो परंपराएं चली आ रही थी, उन्हीं परंपराओं को क्या किया गया, कानून के रूप में सीधे तौर पर या उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने संविधान में शामिल कर लिया गया। और वो विधियां कैसी विधियां बन गई, लोक विधियां बन गई। ठीक है, तो यहां आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि लोक विधियों का प्रयोग कहां किया जाता है, जहां संविधान मौन होता है वहां क्या किया जाएगा, लोक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो परंपरावादी देशों में लोक विधियों का महत्व क्या है, अधिक होता है। लोक विधियों का जो महत्व है ये अधिक होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे लिए, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में पुरानी चली आ रही परंपराओं को क्या कर दिया गया, कानून का रूप दे दिया गया, लॉ का रूप दे दिया गया और उनको सीधे तौर पर संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये हो गई हमारी क्या, लोक विधियां। अब जो अगली हमारी विधि आ रही है वो कौन सी है, ईश्वरीय विधि अर्थात डिवाइन लॉ। तो डिवाइन लॉ क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से एक एक करके समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, याद रखना कि अगर आपने अभी संविधान के बेसिक आधार को समझ लिया, नींव को समझ लिया, तो मैं आपसे ये आशा रखता हूं, उम्मीद करता हूं और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने बहुत अच्छे से इन अवधारणाओं को समझ लिया तो क्या होगा कि आपको फ्यूचर में कभी भी पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो अगला जो हमारा कानून है, विधि का रूप है, वो कौन सी है, ईश्वरीय विधि अर्थात डिवाइन लॉ। ठीक है, तो देखिए ईश्वरीय विधि क्या होती है कि अब ये कहां चलेगी। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरीके की जो विधि है, इस तरीके के जो लॉज हैं वो कहां पर प्रचलित हैं। तो देखिए, जिन देशों में धर्म तंत्र की व्यवस्था चलती है, यानी कि धर्म के अनुसार शासन चलता है, वहां क्या किया जाता है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में जो बातें ईश्वर के द्वारा कही गई हैं, उन बातों को किसका रूप दे दिया जाता है, कानून का रूप दे दिया जाता है। देखिए, धर्मतंत्र वाले देशों में ठीक है, किस प्रकार के देशों में, धर्मतंत्र वाले देशों में ईश्वर के कथनों को, किसको, ईश्वर के कथनों को कानून का रूप दे दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है, इन कथनों को ही कानून का जो रूप दे दिया जाता है, तब क्या होता है, इस तरीके का जो कानून होगा या इस तरीके की जो विधि होगी वो कैसी विधि होगी, ईश्वरीय विधि होगी, डिवाइन लॉ होगा। ठीक है, तो धर्मतंत्र वाले जो देश हैं, यहाँ पर संविधान क्या होगा, आप खुद सोचिए। यानी कि जब ये धर्म ग्रंथ में ईश्वर के जो कथन हैं उनको ही सीधे तौर पर कानून की मान्यता दे रहे हैं, तो अगर इनके संविधान की हम बात करते हैं तो इनका जो संविधान क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ होंगे। तो धर्मतंत्र वाले देशों में इनका संविधान क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो अब धार्मिक ग्रंथ हैं। अब दूसरी बात आती है कि यहां पर इन धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए या इनके जो व्याख्याकार हैं वो कौन होंगे, तो इनकी जो व्याख्या है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन लोग होते हैं। तो देखिए, यहाँ न्यायपालिका के, कहाँ, धर्मतंत्र वाले देशों में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन लोग होंगे, जो धर्म के ठेकेदार होंगे, जो धर्म की व्याख्या करने वाले लोग होंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा इटली है, रोम है, तो वहाँ पर क्या, किस प्रकार का कानून चलता है, धर्मतंत्र वाला शासन चलता था। अभी भी वहाँ पर कुछ उसके अंश देखे जा सकते हैं। तो यहाँ जो न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर होगा, जैसे जहाँ संविधान चलता है जिन देशों में, वहाँ पर न्यायपालिका होती है कानून की व्याख्या करने के लिए। लेकिन जहाँ पर संविधान की जगह क्या प्रयोग किया जाता है, धार्मिक ग्रंथ प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन होगा, वहाँ की न्यायपालिका कौन होगी। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे भारत में मान लिया कि अगर संविधान मौन है, तो भारत में संविधान है, और अगर संविधान मौन है, कोई बात संविधान में नहीं कही गई है, तो वहाँ उसकी व्याख्या करने के लिए कौन था, न्यायपालिका थी। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका के स्तर पर कौन काम करेगा, तो एक बात याद रखना कि वो व्यक्ति जो धार्मिक संगठन में होते हैं, या कई लोगों का एक संगठन होता है धर्म के आधार पर, तो धार्मिक संगठन के लोग
या चर्च के लोग क्या होते हैं, न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक संगठन और चर्च के लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरी बात आती है कि यहाँ उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, यानी कि इन लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। जैसे न्यायपालिका को हमारे यहाँ भारत में क्या अधिकार है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो इनको ये अधिकार है कि जहाँ पर इनका धार्मिक ग्रंथ क्या हो, जहाँ धार्मिक ग्रंथ क्या हो, मौन हो। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ जहाँ मौन है तो ये क्या करेंगे, धर्म की मूल धारणा के अनुसार, किसके अनुसार, धर्म की मूल धारणा के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी कि जहाँ इनका संविधान मौन होता है या इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो मौन होता है, तो वहाँ क्या किया जाता है, ये धर्म की मूल धारणा को, बेसिक स्ट्रक्चर को आधार बनाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे हमारे देश में, अमेरिका में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को किस में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह धार्मिक या धर्मतंत्र वाले देशों में क्या किया जाता है कि धर्म की मूल भावना को ठेस न पहुंचे, उस हिसाब से ये उसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ये इनको क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो ये काम कौन करेगा, या तो यहाँ के धार्मिक संगठन करेंगे या जो चर्च का मुखिया होगा, पोप पादरी होगा, वो क्या करेगा, धर्म की व्याख्या करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से धर्म के अंदर या धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के जो कथन कहे गए हैं उनको क्या मान लिया गया है, ईश्वरीय विधि मान लिया गया है। इनके यहाँ किस तरीके का, धर्मतंत्र वाले देशों में किस तरीके की विधि प्रचलित है, ईश्वरीय विधि प्रचलित है। तो अभी हम इन चारों विधियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि ये चार विधियां क्या हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत की न्यायपालिका को समझ रहे हैं। तो भारत की न्यायपालिका को समझने के लिए जरूरी है कि भारत में इन चारों विधियों में से, इन चारों लॉज में से किन किन विधियों का समावेश है और भारत का जो संविधान है इन विधियों का किस रूप में प्रयोग करता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम इन सब को क्या करेंगे, भारत के स्तर पर समझते हैं। ठीक है, चलिए, समझ गए होंगे आप ये चारों कानून। देखो, भारत की न्यायिक व्यवस्था में इनका क्या रोल है, भारत की न्यायिक व्यवस्था। तो देखो, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की न्यायिक व्यवस्था में इन चारों विधियों में से किनको प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर ये याद रखना कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में इन चारों विधियों का समावेश है। अब कैसे है वो एक एक करके बताता हूं मैं। इन चारों विधियों का समावेश है। ठीक है, लेकिन इन चारों में से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भारत के संविधान में दी गई है, वो कौन सी है, सकारात्मक विधि है, पॉजिटिव लॉ है। तो यहाँ कह सकते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि, इन चारों में अगर सबसे ज़्यादा मान्यता किसी को दी गई है तो वो कौन सी होगी। तो देखिए, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विधि है वो है आपकी सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ। इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। देखो, सकारात्मक विधि को सबसे अधिक मान्यता क्यों दी गई है कि भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, प्लस संवैधानिक देश है। यानी कि यहाँ किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो जो देश डेमोक्रेटिक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऐसे देशों में क्या किया जाता है, सकारात्मक विधि को मान्यता दी जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में, यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर क्या है, विधायिका है। तो विधायिका क्या है, व्यक्तियों का समूह है, और व्यक्तियों का समूह जहां कानून का निर्माण करे, ऐसे कानून, ऐसी विधियां क्या कहलाती हैं, सकारात्मक विधि कहलाती हैं, कॉमन पॉजिटिव लॉ कहलाती हैं। ये बात समझ गए। इसके साथ ही
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये हो गई। इसके बाद में इससे भी इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि इसके बाद में जिस विधि का महत्व आता है वो है अपनी प्राकृतिक विधि। तो देखिए प्राकृतिक विधि को किस रूप में प्रयोग किया गया है। देखो कानूनों का निर्माण करने के लिए यहाँ क्या है, विधायिका है, लेकिन विधायिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया है या विधायिका अगर कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो संविधान के मूल ढांचे या मूल अवधारणा के खिलाफ हो, तो ऐसे कानूनों को हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो जहां न्यायपालिका को ऐसे कानूनों को निरस्त करने की शक्ति दी गई है, तो वहां पर हमने किस विधि का प्रयोग किया, प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया। दूसरी आती है कि भारत में लोक विधि का अपना क्या महत्व। तो देखिए भारत में जो लोक विधि है इसको सिर्फ इतना महत्व दिया गया है कि जहां पर संविधान मौन है, क्या, जहां पर संविधान मौन है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, लोक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन विधियां क्या हो गई, हमारी प्रचलित हो गई। अब एक आती है ईश्वरीय विधि। तो क्या ईश्वरीय विधि को भारत में प्रयोग किया गया है? तो देखिए ईश्वरीय विधि को भारत में बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन एक लेवल तक, एक स्तर तक इसको मान्यता वहाँ दी जाती है जहाँ ये लोगों के मूल अधिकारों के या नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ ना हो, वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, डिवाइन लॉ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईश्वरीय विधि का प्रयोग भारत में कहाँ, किस स्तर तक किया जा सकता है, जहाँ तक ये विधियां नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं करती, वहां तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखो भारत में पहले क्या चलता है कि कुछ बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थीं। जैसे एक सबसे बड़ी जो कुरीति थी वो थी सती प्रथा। क्या थी, सती प्रथा भारत के अंदर। दूसरी थी बाल विवाह। ऐसे ही एक प्रथा और थी बलि प्रथा। ठीक है, तो ये धार्मिक यानी कि ईश्वरीय विधि है। कई धर्म ग्रंथों में सती प्रथा के बारे में भी बताया गया है, कई में बलि प्रथा के बारे में कि जब तक बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक देवी मां प्रसन्न नहीं होंगी। तो अगर कोई किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा रहा है और वहाँ ईश्वरीय विधि का प्रयोग हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो वो कौन सी विधि के खिलाफ है, प्राकृतिक विधि के खिलाफ है। क्योंकि जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो ये उस मात्रा तक क्या हो जाएगी, इसको निषिद्ध घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात ये विधि वहाँ पर प्रयोग में नहीं लाई जाएगी जहाँ ये प्राकृतिक और सकारात्मक विधि का क्या करे, उल्लंघन करे, वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन विधियों को समझा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब ये कानून समझ गए तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको समझने में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। तब तक के लिए अगर कोई समस्या आपकी रह जाती है, कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।